मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री 2015 से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि इंडिया के मार्केट कुछ नए प्लेयर्स आए हैं जो कि पर्टिकुलरली इसी इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं और मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इंडस्ट्री पहले ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल प्लेयर और बड़े बड़े प्लेयर आपको यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साइड आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस पूरे इंडस्ट्री ने पिछले साल 33 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया था। इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री 2000 करोड़ की बन चुकी है और लगभग 2.5 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स भी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट लीडर इन मेंस ग्रूमिंग सेक्टर विच इज़ बियर्डो। बियर्डो ने बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या इस्तेमाल की और कैसे वो द मैन कंपनी के लिए एक चैलेंज बन चुका है, धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है। आज वो 35% मार्केट शेयर ओन करते हैं मेंस ग्रूमिंग मार्केट सेक्टर के अंदर और उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। बियर्डो की शुरुआत 2015 में हुई थी। शुरुआत की थी प्रियंक शाह और आशुतोष वलानी ने। दोनों को बिजनेस करना था ई कॉमर्स के अंदर, बट ये मालूम नहीं था कि कौन से सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहिए। थोड़ी सी रिसर्च और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इनको समझ में आया कि इंडिया के मार्केट के अंदर, मेंस ग्रूमिंग मार्केट के अंदर कोई और बड़ा प्लेयर नहीं है और ज़्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं है। क्यों ना इस बिज़नेस के अंदर हम अपना हाथ आजमाएं और यहाँ पे अपनी कंपनी खड़ी करें और यहाँ से पैसे बनाएं और कस्टमर को भी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। बट बिजनेस करना अल्टीमेटली आसान नहीं होता, आपको बिजनेस चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। इन्होंने भी 3 मेजर चैलेंज फेस किए। सबसे पहला चैलेंज जो इन्होंने फेस किया वो ये था कि कैसे अपने ऑडियंस को टीच करें अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। सेकेंड नंबर चैलेंज जो ये था वो था मैन्युफैक्चरिंग। इनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मतलब कि कुछ भी मालूम नहीं था, तो इनको जो है वो उसके ऊपर काम करना था क्योंकि ये उनके लिए एक प्रॉब्लम था, एक चैलेंज था। तीसरा चैलेंज जो कंपनी के सामने था वो ये कि कैसे अपने मार्जिन्स को कटने से बचाए, क्योंकि प्रीवियस मॉडल के अंदर यानी कि जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, वहाँ पे अल्टीमेटली आपको रिसेलर्स यानी कि रिटेलर जो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो कि आपके प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाते हैं, इन दोनों को आपका मार्जिन देना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी के पास काफ़ी कम मार्जिन आता है, जिसकी वजह से कंपनी को सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, उनका अब बड़ा बड़ा प्रॉफिट तो होता है, बट वो प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स में देना पड़ता है और एंड में जाके कंपनी के पास छोटा सा प्रॉफिट बचता है, जिसके अंदर कंपनी को एक्सपांड भी करना होता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आज के डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि डिजिटल ज़माना बढ़ रहा है और नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, कंपटीशन भी आ रहा है, तो कंपनी को सस्टेनेबल होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन चुका था। कैसे इन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरटेक किया, ये समझेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल से और बिजनेस स्ट्रेटेजी से। जो तीसरा नंबर का चैलेंज था वो इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था और उसे सॉल्व नहीं करते तो कंपनी आगे ही नहीं बढ़ती। वो था अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल। कंपनी अल्टीमेटली D2C बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करती है। D2C बिजनेस मॉडल का मतलब होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद में उन प्रोडक्ट्स को जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है और ना कि किसी मिडल मैन तक। जैसे कि प्रीवियस नेटवर्क में होता था, आपको आपके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली रिटेलर तक जाता था और वहाँ से वो एंड कंज्यूमर तक जाता था। इस मॉडल के अंदर मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कटते हैं और एंड में जाके आपका प्रोडक्ट पहुँच तो जाता ही है, बट मार्जिन्स कट जाते हैं। सेकेंड, D2C मॉडल के अंदर अल्टीमेटली आपकी ये मार्जिन बच जाते हैं, बट थोड़ी बहुत शिपमेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन आप अगर इसे हब एंड स्पोक मॉडल के इस्तेमाल साथ मतलब कि इंटीग्रेट कर देते हो हब एंड स्पोक मॉडल के साथ में, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी और धकेल देती है। बट मेन प्रॉब्लम जो सेकेंड नंबर की थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने क्या किया, इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी इनकी सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है असेट लाइट मॉडल। असेट लाइट मॉडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप अपने खुद के असेट को इतना लाइट कर देते हो, यानी कि उसे एक तरीके से लाइसेंस कर देते हो। जैसे एयरटेल क्या करता है, वो जितने भी अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता, वो उन सारे प्रोडक्ट्स को लाइसेंस करता है और बोलता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर जो भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बोला जाता है कि आप इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। एयरटेल सिर्फ अपने डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली बियर्डो भी यही करता है। बियर्डो अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को, जो कि बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स को जो बियर्डो अपने R&D से टीम के साथ एक
इंटीग्रेशन करवा देता है, जिसके बाद में जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, जिसके अंदर जो भी इंटीग्रेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को दिए जाते हैं। उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर अपने तरफ से उस प्रोडक्ट को बनाता है और एंड में जाके वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है। यहाँ पे कंपनी को सिर्फ एक ही करना है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और प्रोडक्ट की रिसर्च। बाकी जो काम होता है, जो प्रोडक्ट बिल्डिंग का काम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर करते हैं, जिससे कंपनी की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बच जाती है। कंपनी अगर नहीं हो तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती है, आपको ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट आती है, आपको मशीनरीज की कॉस्ट आती है, लैंड की कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे ब्लॉक होता है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर को ये काम देते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। सेकंड स्ट्रैटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो ये थी, हाउ टू टीच ऑडियंस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट बाय नॉट टीचिंग देम। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट एनी स्ट्रैटेजी, इट्स जस्ट अ लाइन, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री हो या फिर फीमेल्स ग्रूमिंग इंडस्ट्री हो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में टीच करने की ज़रूरत नहीं आती। आप क्या टीच करोगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये इंटीग्रेंट्स है, इस इंटीग्रेंट्स की वजह से आपको ये फ़ायदा होता है। ये कोई नहीं देखता इस इंडस्ट्री के अंदर, फिर चाहे वो मेंस की हो या फिर फीमेल्स की हो। यहाँ पे प्रोडक्ट को आप जितना ग्लोरीफाई करोगे उतना ही वो बिकेगा। ये बात कंपनी फाउंडर्स को बहुत देर बाद समझ में आई, लेकिन जैसे समझ में आए उन्होंने कस्टमर को टीच करना छोड़ दिया और अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया, लाइक अदर ब्रांड। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक छोटी से एग्जांपल के साथ। जो फेस क्रीम होती है, जो कि आपके चेहरे को गोरा कर देती है, वो बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं और उनकी क्रीम जो है वो बिकती है मार्केट के अंदर। क्यों बिकती है? क्योंकि वो अपने क्रीम्स को ग्लोरीफाई करते हैं, वो दिखाते हैं टीवी के ऊपर CGI के थ्रू कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट, अगर आपकी त्वचा, अगर आप हमारा प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी त्वचा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोरी हो जाएगी और आपको जो है वो एक नया निखरनापन देखने को मिलेगा, राइट, एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्लोरिफिकेशन होता है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, जिसके वजह से कंपनी को फ़ायदा होता है और कंपनियां ये जानबूझ के भी करती है। कुछ प्रोडक्ट सच में अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिकते हैं, कंपनियां पैसे कमाती है, क्योंकि कंपनियों को पैसे कमाने हैं और वो कमाएंगे, राइट। थर्ड नंबर स्ट्रैटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो थी अल्टीमेटली कस्टमर फीडबैक स्ट्रैटेजी। कस्टमर फीडबैक स्ट्रेटेजी के अंदर होता ये है कि यहाँ पे आप कस्टमर की नीड्स और कस्टमर के इंप्रूवमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हो, कस्टमर फीडबैक के ऊपर ध्यान देते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, प्लस एक नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपके पास सही कस्टमर फीडबैक हो तो। बियर्डो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखता है और कस्टमर फीडबैक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। कस्टमर से हमेशा सजेशन लेता है, उनकी नीड्स के बारे में जो जानता है और वो ये भी पूछता है कि आगे फ्यूचर में उनको कौन से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम मास लेवल पे है तो बियर्डो उसके ऊपर प्रोडक्ट बना देता है या फिर अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर उस फीचर को इंटीग्रेट कर देता है ताकि कस्टमर को फ़ायदा हो सके, जिसके वजह से अल्टीमेटली बियर्डो का मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि वो कस्टमर की सुन रहा है। सो फोर्थ नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी इस्तेमाल करती है वो है टारगेट एंड पोजीशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कंपनी अल्टीमेटली ना कि सिर्फ अपने वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, बल्कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जितने भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या फिर जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जितनी भी FMCG वाली वेबसाइट्स है, इन सारे जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है ताकि इनका कस्टमर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का यूजर क्यों ना हो, वो बियर्डो के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सके और वो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बियर्डो के प्रोडक्ट जो है वो मंगा सकते हैं। इवन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो रिटेल चेन यानी कि जो ऑफलाइन रिटेलर्स होते हैं उनको भी प्रोवाइड करती है। कंपनी यहाँ पे अपने खुद के रिटेल स्टोर्स भी ओपन करने के बारे में सोच रही है और इसे कम्प्लीटली ओमनी चैनल के थ्रू इस्तेमाल करने की भी प्लानिंग चल रही है एज एन फ्यूचर प्लान के। फिफ्थ नंबर स्ट्रेटेजी जो कंपनी इस्तेमाल करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो है अल्टीमेटली द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, जिसे हम डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये मोस्टली कस्टमर एक्विजिशन के लिए की जाती है और डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी उसके अंदर जो है वो वन साइड काम करती है। यहाँ पे बियर्डो जो है वो दो तरीके की डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी को रन करता है। सबसे पहले एक नॉर्मल डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो कि अगर कोई कस्टमर नया है और वो कस्टमर अपने लिए कोई प्रोडक्ट लेने साइट के ऊपर जाता है और वो प्रोडक्ट अगर उसे मिलता है तो वो प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 500 रुपये का प्रोडक्ट हो तो उसके 100 रुपये का डिस्काउंट देके उसे 400 रुपये में बेचा जाता है, ताकि उसका माइंड अपने आप उसे पुश करे कि आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर लो, इतने कम वैल्यू में आपको किधर भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो 400 रुपये में खरीद सकते हो। सेकंड होता है कॉम्बो डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी। अगर मान लेते हैं कोई कस्टमर जो है वो 3-4 प्रोडक्ट जो है वो साथ में लेने के लिए आ रहा है और उसे 3-4 प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट उसे एक कॉम्बो के रूप में मिले और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, तो अगेन उसका माइंड उसे पुश करता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें जाना चाहिए और अल्टीमेटली हमें ये खरीदना चाहिए और वो कस्टमर खरीदता है। ये दो मेन स्ट्रेटेजी है जो कस्टमर एक्विजिशन के लिए बियर्डो इस्तेमाल करता है। तो यह था मेरा कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस जो मैंने बियर्डो के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।